हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। और पारितंत्र का काफी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और आगे का पोर्शन हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं इकोसिस्टम का नेक्स्ट पोर्शन। कल हम लोगों ने बात की थी एनर्जी फ्लो की, है ना। तो एनर्जी फ्लो का ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि किस प्रकार से ऊर्जा जो है 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है। 10% लॉ के अकॉर्डिंग ऊर्जा क्या होती है, स्थानांतरण होती है। ठीक है, तो भाई आते ही पढ़ाई शुरू कर दी। चलो पढ़ने का ही उद्देश्य है, मेन तो पढ़ाई पर ही बात करते हैं। कभी शायरिया भी सुना दिया करेंगे आपको, और मेन उद्देश्य जो है हमारा पढ़ाई, उससे नहीं भटकना है ना। तो शुरू करते हैं कि 10% स्थानांतरण जो है रूल है, 1 से 10% आगे ट्रांसफर होता है, से फिर आगे 10%। तो ये लो नियम है। ठीक है, ये हमने समझा था। अब देखो इसके अंदर क्या होता है। क्या हुआ ना, क्लास का टाइम कुछ ऐसा ही रह गया है कि थोड़ा उदासी सी छा गई है। आए हम एकदम एकदम एनर्जी के साथ में थे, एकदम एनर्जी के साथ में। पर ठीक है, तो बात करते हैं कि जब इसके अंदर उष्मा गतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, जो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो उष्मा गतिकी के नियम पढ़ते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स के नियम, उष्मा गतिकी के नियम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब नहीं, उष्मागतिकी के नियम। एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। ये वाला आपने पढ़ा होगा कहीं पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है उष्मागतिका का प्रथम नियम जो है वो लागू होता है, द्वितीय नियम भी लागू होता है। तो ये एनसीईआरटी में लिख रखा है ना, कि एनसीईआरटी में क्या दिया है कि भाई, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई क्या इकोसिस्टम के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाइड होता है, क्या वो सत्य है। बिल्कुल सत्य है। अभी हमने बोला कि ऊर्जा है एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, रूपांतरित की जा सकती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर क्या है, रूपांतरित की जा सकती, कन्वर्ट की जा सकती है, परंतु नष्ट या उत्पन्न नहीं की जा सकती है। ठीक है, और इसमें देखो ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकाश है, पौधे हैं, क्या करते हैं पौधे भी, तो जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या, पौधे हैं क्या बनाते हैं, फूड, भोजन। भोजन में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो उसमें ये क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा है सूर्य से जो आती है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और क्या है, सेकेंडरी लॉ भी होता है कि इसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा के बीच में थोड़ी सी नष्ट जो होती है ऊर्जा, मतलब यूज हो जाती है। तो हमने बोला कि जो पादप है, पादपों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण। अब शुरू हमेशा हम पादपों से ही करते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल हमेशा पादपों का ही देता हूं ना। और माइनस शोषण,
मतलब पादपों ने ऊर्जा लाइट लेकर क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, लाइट बनाई, उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने क्या कर दिया, लॉस कर लिया, खुद से ही यूज कर लिया। तो खुद से यूज किया तो इसका मतलब लॉस नहीं हुआ, रियल में देखे तो क्या है, पादप ने यूज किया ना, तो उन्होंने भी तो शोषण किया। ठीक है, तो पीछे जो बचेगा, जिसको हम लोग बात करते थे जीपीपी माइनस आर इजिकल्स टू एनपीपी, ठीक है ना, इसकी बात किया करते थे। तो यही तो है ये। तो इस फॉर्म में हम बात करें, जो खाद्य श्रृंखला में जो श्वसन के रूप में ऊष्मा नष्ट होती है, इसका मुकाबला करने के लिए सूर्य से ऊर्जा का निरंतर इनपुट होता है। तो मतलब जितनी एनर्जी लॉस होगी सूर्य से उतनी एनर्जी ही आती रहेगी। तो पादप के पास में ऊर्जा आती रहेगी किससे, सूर्य से। तो एनर्जी का इनपुट होता रहेगा, इनपुट मतलब अंदर आता रहेगा, तो बाई चांस कितना थोड़ा लॉस होगा तो उसकी भरपाई होती रहेगी। तो ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये वाली लाइन भी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर। तो क्या है, सूर्य से ऊर्जा जो आएगी उसका यूज होगा, साथ साथ में जो यहाँ नष्ट होगी वैसे ही यहाँ से इनपुट आता रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखिए आज हम क्या करेंगे पता है, आज हम लोग है ना वन शॉट, चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद में चैप्टर के एंड में आपको इसी चैप्टर का वन शॉट भी देखने को मिलेगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में वन शॉट भी देखेंगे। ठीक है, ओहो गलत लिख दिया है, ONE वन शॉट। ठीक है, तो इसमें देखो अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के अंदर जब हमारे को पिरामिड देखने को मिलते हैं, तो पिरामिड कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, वो हो सकते हैं पिरामिड, पायरामिड, पिरामिड, या तो नंबर का हो सकता है, या फिर एनर्जी का हो सकता है, और या फिर बायोमास का हो सकता है। ठीक है, तो तीन टाइप की क्या है हम लोग पिरामिड देखने वाले हैं। पिरामिड आपको ऐसे या फिर ऐसे और या फिर ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के पिरामिड देखने को मिलते, तो आप और हम मिलकर आज अलग अलग प्रकार के त्रिभुज देखेंगे। तो अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में संख्या, ऊर्जा और जैव भार सभी के पिरामिड सीधे होते हैं। मोस्टली के भाई ये जितने भी पिरामिड होते हैं वो सब क्या होते हैं, सीधे होते हैं मोस्टली। बट ये बट बड़ा खतरनाक है। बट वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड, जो वन पारिस्थितिक तंत्र होता है मतलब जंगल के अंदर पारिस्थितिक, उसका सिर्फ नहीं बट उसके अंदर यदि हम बात करते हैं कभी कभी कुछ प्लांट्स पर, यदि किसी बरगद का पेड़ है उस पर देखने को मिल जाए हमारे को, तो हमारे को एक अजीब सा पिरामिड भी देखने को मिलता है जो उल्टा होता है। या फिर जलीय पारिस्थितिकी पिरामिड के अंदर जैव भार का पिरामिड मतलब बायोमास का पिरामिड, उल्टा देखने को मिलता है। जो पिरामिड की बात करें तो बायोमास का पिरामिड है किसका, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का, वो इन्वर्टेड होता है मतलब उल्टा होता है। और यदि हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, और किसके अंदर, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर किसी प्लांट के ऊपर, एक प्लांट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें अब भी हमारे को इन्वर्टेड भी देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी मोस्टली सारे होते हैं वो क्या होते हैं, अपराइट होता है। और एनर्जी का तो भाई हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी
हमेशा क्या है, घटती जाती है। सबसे पहले ज्यादा होती है, फिर धीरे कम 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 ऐसे। ठीक है, इसी को सीधा पिरामिड कहा जाता है। अब इसके अंदर देखो, सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्यों? क्योंकि भी 10% लॉ लागू होता है, तो जिसके कारण क्या था, ऐसा हमने देखा था। तो ऊर्जा थी, मान लो यहां पर थी कितनी, 1000, तो 10% घट के यहाँ 100 रही, यहाँ 10% 10 रही, यहाँ 1 बची। तो इस प्रकार से क्या है, ऊर्जा हमेशा क्या हो रही है, घट रही है। कितने परसेंट, 10%। 10% ही आगे ट्रांसफर हो रही है, 90% तो कम हो गई ना, ओनली 10% ही आगे जा रही है। इसलिए क्या होता है इसका पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड जो होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। हमेशा मतलब हमेशा, एवरी टाइम, एवरी डे। क्लियर? ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा ही देखने को मिलेगा। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑल इकोसिस्टम ऑलवेज अपराइट, क्या होगा, ऑलवेज अपराइट होंगे। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हमने कल बहुत ही अच्छे तरीके से, इतने शानदार तरीके से समझा था ना, तो आज तो कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए इससे रिलेटेड। तो कौन कौन से पिरामिड की बात करने वाले हैं, नंबर, संख्या, बायोमास, जैव भार, एनर्जी, ऊर्जा। तो इन तीनों के पिरामिड की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इन सब के पिरामिड की बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है पिरामिड ऑफ नंबर, मतलब संख्या का पिरामिड। ठीक है, संख्या का पिरामिड आ जाता है सबसे पहले। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले संख्या, यहां पर प्रोड्यूसर, सबसे नीचे कौन आता है, प्रोड्यूसर आता है। तो नीचे सबसे नीचे कौन सा है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा संख्या में होंगे। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर हो गए सबसे पहले, सबसे ज्यादा संख्या में। फिर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, कल पढ़े थे ये सब, तो आज डाउट नहीं आने चाहिए। प्रोड्यूसर को खाने वाले कंज्यूमर, कंज्यूमर होंगे, प्रोड्यूसर से संख्या तो उनकी कम होगी ही होगी, तो उससे थोड़ी कम। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और लास्ट में आते हैं टॉप कंज्यूमर। तो क्या आपको ये पिरामिड एकदम सीधा दिखाई दे रहा है? इसका मतलब संख्या का पिरामिड क्या है यहां पर, ये वाला तो है सीधा। तो देखो, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर या फिर टर्सरी कंज्यूमर। नंबर की बात करते हैं तो धीरे धीरे नंबर घटते जाते हैं और पिरामिड बनता है अपवर्ड या फिर अपराइट। पिरामिड कैसा है, सीधा पिरामिड बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? ऐसा पिरामिड बना, इसका मतलब सीधा पिरामिड बनता है। सीधा मतलब सीधा, सीधा मतलब ऐसा, ऐसा ऐसा। ठीक है, चलिए दूसरा है, दूसरा भी नंबर का ही पिरामिड है, बट हमने बोला था, बट नंबर का पिरामिड सीधा,
उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो यहां पर बात करते हैं ये इतना पिरामिड। तो सबसे पहले ये क्या है, उत्पादक है, वापस उत्पादक। बट यहां पर उत्पादक जो प्लांट है वो क्या है, कम है। तो ये इतने की पिरामिड की बात करते हैं, तो इतना पिरामिड तो हो गया उल्टा। बट इसके अंदर क्या है ना, एक पेड़ है और एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो ये तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर। तो एक एक ही है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्या है, कीड़े हैं, इंसेक्ट है, तो इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। इसलिए क्या होता है, प्लांट एक होता है बड़ा और इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े देखने को मिलते हैं, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वगैरह, तो इसलिए पिरामिड यहां तो उल्टा है। बट इससे आगे वापस बात करेंगे तो वो वापस सीधा देखने को मिलता है। तो यदि हम इतना पिरामिड की बात करेंगे तो उल्टा है। बट अब इंसेक्ट को खाएंगे कौन, चिड़िया खाएगी, तो चिड़िया की संख्या तक कीटों से कम होगी, तो वापस यहां से सीधा होता हुआ दिखता है। और छोटी बर्ड्स कौन, बड़ी बर्ड्स खाएगी, तो वो भी क्या होती है, संख्या उनकी कम। तो यहां पर सीधा भी है, तो आधा सीधा आधा उल्टा, यहां है उल्टा। तो पिरामिड कैसा देखने को मिला, ऐसा ऐसा। बीच में आ जाते हैं प्रोड्यूसर कहाँ है, प्रोड्यूसर हमेशा नीचे ही आएंगे, फर्स्ट पे यहाँ पर प्रोड्यूसर यहाँ आ गए, फिर ये इंसेक्ट हो गए, उसके बाद में यहाँ पर छोटी बर्ड्स हो गई, यहाँ पर बड़ी बर्ड्स हो गई। इसके कारण क्या है, ये आपको पिरामिड ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बायोमास की। बायोमास मतलब जैव भार। किसकी बात करेंगे, जैव भार की। जैव भार की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में तो हमारे को जैव भार, जो स्थलीय जैव भार, अब स्थलीय पारितंत्र की बात करते हैं, तो स्थलीय पारितंत्र में तो हमारे को नॉर्मली देखने को मिलता है सीधा अपराइट, वही जो पहले देखा वैसा ही। और ये किसका है, जैव भार का है ना। बट यदि हम बात करते हैं किस पर, जलीय पारितंत्र की, किसकी बात करें, जलीय पारितंत्र। एक मिनट बच्चों, पानी पी लेते हैं। जलीय पारितंत्र से याद आ गया कि पानी पीना जरूरी है, हमने सोचा थोड़ा पानी पी लिया जाए। यहां पर देखो जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र क्या होता है, इसके अंदर जलीय जैव भार का जो पिरामिड होता है वो होता है उल्टा। तो यहां पर जो प्रोड्यूसर है ये फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन दिखाई दे रहा है कि सर आप खुद ही पढ़ रहे हो, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो सबसे नीचे है ये है फाइटोप्लैंक्टन, यही होते हैं उत्पादक। यहाँ पर सबसे नीचे वही आते हैं उत्पादक। फिर आते हैं जू प्लैंक्टन, इनकी संख्या फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होती है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये तो फिर इनका खाना कैसे, ये और चीजों पर भी डिपेंड होते हैं, सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जू प्लैंक्टन के बाद में आ जाता है आपका छोटी फिश, उसके बाद में आ जाती बड़ी फिश। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जैव भार का है वो क्या है, उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है। किसके अंदर, जलीय इकोसिस्टम में, जलीय पारितंत्र में, इकोसिस्टम में, जलीय इकोसिस्टम में हमारे को जो जैव भार का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इतनी चीज क्लियर हुई।
तो हमने बता दिया कि कैसे सीधा उल्टा क्या है क्या नहीं होता है। अब आते हैं एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा का जो पिरामिड है, एक मिनट, ऊर्जा का पिरामिड होता है ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा सीधा या फिर अपराइट होता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, क्योंकि ऊर्जा हमेशा क्या होती है, लॉस होती जाती है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर के पास में रहती है, उसके बाद में 10% लॉ लगता है ना। तो उसके कारण क्या है, ओनली 10% ही आगे जाती है। तो प्रोड्यूसर से टॉप तक जाते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, कम होती हुई जाती है। क्या होती जाती है, कम होती हुई जाती है। और कम होती हुई जाएगी ऊपर 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 ऊपर, तब क्या होगा, ऊर्जा कम होगी। तो ऊर्जा का पिरामिड आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सीधा पिरामिड आता है। ठीक है, मान लो एग्जांपल देते हैं, प्रोड्यूसर के पास में 10,000 किलो कैलोरी, तो जो कंज्यूमर होगा, फर्स्ट कंज्यूमर होगा, उसके पास में 1,000, फिर अगले वाले के पास में 100, अगले वाले के पास में 10, इसके बाद में 1। तो इस प्रकार से ऊर्जा क्या है, घटती हुई जाती है। तो पिरामिड क्या बनता है, ऐसा पिरामिड बनता है। और जब ऐसा पिरामिड बनेगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा पिरामिड देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट जो होता है वो क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर यदि बात करते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ओशियन, तो सबकी क्या स्टैंडिंग जो होती है उस की अलग अलग होती है। एक बात की थी हमने स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कहाँ का, एक लेवल का, ट्रॉपिकल लेवल का। ठीक है, वो हमने बात पहले कल करी थी। ठीक है, और ये है आपके एनसीईआरटी के डायग्राम, क्योंकि आपको फील आना चाहिए एकदम एनसीईआरटी जा, तो एनसीईआरटी के डायग्राम भी देखने के जरूरी है। वैसे अभी पीछे जो समझे वो भी एनसीईआरटी के ही है, बस पर एनसीईआरटी जब तक दिखती नहीं है तब तक भरोसा नहीं होता है सर। तो चलिए देख लीजिए, अब एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, वही सेम लिखा हुआ है। यदि बात करते हैं नंबर्स यानी संख्या का पिरामिड, ठीक है, तो देखो ये है प्रोड्यूसर, ये क्या है, उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर, ये उपभोक्ता, उपभोक्ता नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इस प्रकार से क्या है, ये संख्या का पिरामिड है। नॉर्मली हमारे को ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, फिर आ जाता है ड्राई वेट का, मतलब जैव भार का। तो इसके अंदर भी प्रोड्यूसर जो है उसका जैव भार ज्यादा होगा, धीरे धीरे क्या है ऊपर और जाते हैं, वैसे वैसे क्या है, जैव भार घटता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी सीधा है। अब ये है जैव भार का पिरामिड, किसका, तो यहां पर देखिए जो बायोमास का पिरामिड है, किसका, जैव भार का, जो है वो कहां का, जलीय इकोसिस्टम का, जलीय पारितंत्र का। इसके अंदर देखो, जो स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। तो यहां पर देखो ये है जू प्लैंक्टन और ये है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन कम होते हैं जू प्लैंक्टन से बायोमास में। ठीक है, तो यहां पर उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जहां पर एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, वही पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड। तो वो हमेशा क्या होता है, मैं दो दो बार तीन तीन बार बता दिया हूं, और अब भी तुम लोगों को याद ना हो, तुम लोग गलत करो तो फिर तो तुम लोग गधे हो। क्या हो,
गधे, कोई बुरा नहीं मानेगा। मान लो फिर क्या हो जाएगा, नहीं मानना है, पढ़ाई करनी है। तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोग बहुत समझदार हो, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट हो तभी तो पढ़ रहे हो, गधे नहीं हो। तुम लोग बहुत होशियार हो, ठीक है। तो थोड़ी तारीफ कर लेनी चाहिए तुम्हारी भी, ताकि तुम लोग मेरी भी करो। वरना पता चले कि कमेंट के अंदर बच्चे, सर गधा कैसे बोल दिया, अब तो सर आप गए। ऐसा नहीं करना है, प्यार दिखाना है। तो ये ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर जाने पर क्या है, घटती है। 10% लॉ लागू होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्या, इसकी सीमाएं। किसकी, इसकी सीमाएं, पारिस्थितिकी पिरामिड की सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि चैप्टर छोटा हो गया, पहले चैप्टर बहुत बड़ा था, फिर एनसीईआरटी ने बोला कि बच्चे ज्यादा परेशान ना हो, इसलिए क्या करते हैं, चैप्टर को छोटा कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चैप्टर को छोटा कर दिया, काट दिया। तो इसकी पिरामिड की सीमा देखें, यह 2 या 2 से अधिक टॉपिकल लेवल से संबंधित प्रजातियों को ध्यान में नहीं रखता है। अब इसके अंदर देखो, कोई भी ट्रॉपिकल लेवल की बात की थी हमने, तो जो 2 या 3 जगह सेम जगह पर आएगा, तो हम सब जगह उनको काउंट करेंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सब जगह उसका मास काउंट करेंगे, सब जगह उसके नंबर काउंट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर काउंट करते हैं, सब जगह काउंट नहीं करते हैं। दूसरा है कि फूड चेन नहीं, फूड वेब देखते, मिलती तो हमारे को फूड वेब है ना। यह एक सरल श्रृंखला मानता है, खाद्य श्रृंखला के लिए कोई बट यहां पर देखो, यदि हम जाल के फॉर्म में बात करेंगे तो फिर तो यही बात आ गई ना, क्योंकि जाल के अंदर तो सब गुथे हुए रहते हैं, जाल में तो सारे, हाँ हमेशा मिलती श्रृंखला नहीं है, मिक्स जाल मिलता है। बट हम यदि पिरामिड की बात करेंगे, तो पिरामिड में तो हम यदि जाल के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, तो हम बना ही नहीं पाएंगे पिरामिड। इसलिए हम लोग क्या है, श्रृंखला के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बट रियल में प्रेजेंट क्या होती है, फूड वेब प्रेजेंट होता है, फूड जाल होता है, मिक्स होता है। बट हमारे को यदि पिरामिड बनाना है, तो हमारे को एक श्रृंखला के अकॉर्डिंग क्या है, उसको काउंट करना पड़ेगा, श्रृंखला के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करते हैं। ये क्या होगी, इसकी सीमाएं पिरामिड की। और सेप्रोफाइटिक जो मृतजीवी होता है, उनको इस पिरामिड्स में काउंट नहीं किया गया। उनका इंपॉर्टेंट रोल है बहुत, बट फिर भी उनको इसमें काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर तो पूरा कंप्लीट। अब एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला था जैसे कि आपको कि मैं एक ओवरव्यू दूंगा आपको, तो एक बार ओवरव्यू दे देता हूं आपको पूरा इस चैप्टर का, है ना। सबसे पहले हमने बात क्या की, सबसे पहले हम बात की थी पारितंत्र की। किसकी बात की, पारितंत्र की। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र वो होता है जिसके अंदर जैविक घटक होंगे और अजैविक घटक होंगे। ठीक है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, संरचना का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैविक क्या होते हैं, जो लिविंग होते हैं, और ये अजैविक घटक कौन से, नॉन लिविंग, जैसे कि क्या, लाइट, वाटर वगैरह वगैरह, ठीक है। और लिविंग जो है जीवित होते हैं। दूसरा हमने क्या बात की, इकोसिस्टम के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो फैक्टर कौन कौन से हैं उसकी हमने बात की। उत्पादक, तो मतलब उत्पादन, उत्पादकता। फिर आया था डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, और एक और था पोषण, न्यूट्रिशन है, पोषक चक्र।
ये हमारे को देखने को मिलते हैं। फिर हमने क्या बात की कि भाई पारितंत्र जो है उसके अंदर उत्पादनता कैसे देखते हैं। तो हमने बात की जीपीपी से, माइनस आर इजिकल्स टू एनपीपी। प्राथमिक प्रोड्यूसर होते हैं रेस्पिरेशन और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसकी बात की हमने। ये होता है आर माइनस क्वेश्चन, ये है नेट प्राथमिक उत्पादकता, ये है आपका सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, ये वाला चीज क्लियर। उसके बाद में हमने बात की इसकी, तो इसकी एक टोटल हमने देखा कि भाई अलग अलग स्टेप थे, तो एक एक स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब तोड़ना टुकड़ों में। उसके बाद में हमने बात की थी लीचिंग की, लीचिंग। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी अपचयन की, कैटाबॉलिज्म की। उसके बाद में बात की थी हमने ह्यूमस की, और उसके बाद हमने बात की थी खनिजीकरण की। ठीक है, इन सब की बात की मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है ताकि आप लोग इसको समझ सको। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी ऊर्जा प्रवाह, किसकी, इसकी। इसके अंदर हमने बात की ऊर्जा जो है वो 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और हमने बात की किसकी, लेवल की, ट्रॉपिकल लेवल की, स्तर की बात की, जिसमें बोला 10% ऊर्जा एक स्तर से अगले स्तर पर, अगले स्तर पर स्थानांतरण होती है। ठीक है, इसकी बात की, ये वाला हो गया 10% लॉ। और फिर हमने बात की किसकी, पीएआर की बात की, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की बात की, जो टोटल का कितना होता है 50%। टोटल ऊर्जा कौन सी, जो लाइट एनर्जी होता है उसका 50%। और पीएआर का जो प्लांट है वो कितना यूज करता है, प्लांट यूज करता है 2 से 10%। बट हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी का कितना यूज करता है, 1 से 5% यूज करता है। ये हमने ऊर्जा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट में हमने बात की पिरामिड की। किसकी बात की, पिरामिड की। पिरामिड में हमने बात की संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जैव भार का। जिसमें हमने बात की कि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, हमेशा सीधा होता। ये बात कर ली। और साथ साथ में हमने बात की थी फूड वेब और फूड चेन की। ठीक है, और ये पोषण चक्र है वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो बस एक फूड वेब और फूड चेन की बात की गई थी, वो भी मैं कहीं कहीं लिख देता हूं यहां पर।
हमने बात की थी फूड श्रृंखला की, खाद्य श्रृंखला की, ठीक है। और बहुत सारी फूड चेन मिलकर क्या है, खाद्य जाल का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यहां पर देखना है। सबसे पहले कि पारितंत्र क्या है, उसके घटक कौन कौन से हैं, किससे मिलकर बना रहता है, और उसके फैक्टर कौन कौन से, ये सारी हमने बात की। फिर इन सबको अच्छे से समझना है, इनके सारे फैक्टर्स को देखना है, क्या किससे इफेक्ट होता है, क्या होता है, ये सारा हमारे को पता होना चाहिए। तो बस आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक ये सारे स्टेप ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है विशेषकर, और जो ऊर्जा स्थानांतरण होती है वो किस प्रकार से होती है वो ध्यान रखना है। और ये वाला जो पोर्शन है PAR वाला, ये ध्यान रखना है, ऊर्जा का पिरामिड का ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ साथ में एक चीज इसके अंदर और है मिसिंग, ये तो सारा कंप्लीट हो गया, स्टेप भी ध्यान रख लिया आपने। उसके बाद में हमने बात कर ली ये तो, और एक हमने बोला था कि जो टोटल बनता है, तो वो भी लिख लेते हैं यहां पर, कि टोटल बनता है 170 बिलियन टन, ठीक है। उसमें से 115 बिलियन टन होता है वो बनता है स्थलीय पर, ये एनसीईआरटी का डाटा है। और 55 बिलियन टन ये कहां बनता है, जलीय में, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको भी हमारे को क्या है, ध्यान में रखना है। और ये जो फॉर्मूला है इसको भी ध्यान रखना है। एनपीपी जो होता है यही होता है, आगे ट्रांसफर होता है, मतलब उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होता है, के लिए उपलब्ध, ठीक है। और क्या क्या है, तो बस इतना सा आपको इस चैप्टर में, ये जो बोर्ड पर मैंने लिखा है ये आपने ध्यान रख लिया तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बस आपको ये इतना ध्यान रखना है, इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या हमने पढ़ा, पूरा ओवरव्यू जितना हमने पढ़ा है वो सारा के सारा इस एक डिस्प्ले पर हो रहा है, इस एक पर हो रहा है। तो आप लोगों का ये हो गया शॉर्ट नोट्स। तो इस प्रकार से आप लोग भी क्या है, 1 पेज के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम टाइम में, रिवीजन करने के टाइम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप लोग क्या है 1 टाइम के अंदर इसको अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करना है आपको, और अच्छे से क्या करना है, नोट्स बनाकर अपने एक पेज पर चिपका देना दीवार पे। इससे अब एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो ऐसे ही हम लोग क्या है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी करेंगे, कि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब पूरे चैप्टर को एक ही पेज पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो साथ साथ में मेरा नाम भी तो होना जरूरी है। तो टीएसपी सर के द्वारा आपका ये जो नोट्स है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो बतानी है, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त रहिए। एक ही बात है, जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक सब वैल्यू देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे कोई वैल्यू नहीं देंगे। तो अच्छा से पढ़िए, अपने ड्रीम कॉलेज में जाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। बस यही आपसे विनती है, जिस प्रकार हमने किया है आप भी करिए, ठीक है। बस एक चैप्टर कंप्लीट, फिर मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में।